हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल अमान अली एकेडमी। और बीइंग एन अपडेटेड एमडी केट एस्पिरेंट, अब तक आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि जो एमडी केट इस साल यानी कि 2025 में होने वाला है उसका सिलेबस चेंज हो चुका है। उसमें काफ़ी सारी जो है मॉडिफिकेशंस की गई हैं। ठीक है, अगर जो चैप्टर्स हैं उनमें इतनी चेंजेस अगर ना भी आई हो तो जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं और जो परसेंटेज है हर सब्जेक्ट की, उसमें एक बहुत बड़ी चेंज लाई गई है। अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ अगर आए जो कि बायोलॉजी है, सो उसके जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो इंक्रीज कर दिए गए हैं, जबकि वो अलग बात है कि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो हैं जो कि 200 थे उनको कम करके 180 किया गया है, यानी कि 180। और जो बायोलॉजी है उनके पहले कोई 68 एमसीक्यूज होते थे एमडी के बायोलॉजी में, और अब उनको बढ़ाकर 81 कर दिया गया है, यानी कि राउंड अबाउट 45% आपकी जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से होगी। या हम यूं कहें कि आपकी टेस्ट का जो मेजर पोर्शन है या जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है वो बेसिकली बायोलॉजी ही है। अब हम जो है, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक तो ये कि ये एमसीक्यू सीरीज होगी जिसमें हम जो जो चैप्टर्स सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं उनके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर के कोई 40, 50, 60, 70 और 100 एमसीक्यूज तक हर चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे। इससे ये होगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनकी आपको जो है वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और इन फ्यूचर इनमें से जो है वो सवाल रिपीट भी हो सकते हैं आपके एमडी गेट के अंदर, इसके भी चांसेस हैं। और आई विल ट्राई कि एक लेक्चर सीरीज भी मैं स्टार्ट करूं जिसमें हर वो टॉपिक जो कि एमडी के सिलेबस में मेंशन है हम उनको भी डिस्कस करते चलें, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द एमसीक्यू सीरीज। और इसमें कोई 80 या 81 एमसीक्यूज हैं। इनके अलावा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके अलावा भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है। क्योंकि ये जो नोट्स हैं इसमें तो ये चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन जो आपका सिलेबस होगा एमडी गेट का वहां पर ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है एस सेल्यूलर लाइफ। और इसको वैरायटी ऑफ लाइफ भी कुछ बुक्स लिखते हैं, लेकिन इसमें मेनली जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वायरस का होगा। लेकिन वायरस से हटकर भी कुछ जर्नल एमसीक्यूज हैं, फ्यूचर में आपको काम आ सकते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। Well, starting from the first MCQ, and the first MCQ is the total different species of plants and animals are over। यहाँ पर सवाल ये है कि जो एनिमल्स या प्लांट्स यानी कि उनको मिलाकर कुल कितनी स्पीशीज आज तक ढूंढी गई हैं या उनको डिस्कवर किया गया है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख स्पीशीज मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स की आज तक डिस्कस की गई हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है: ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 1/2 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर नोन, द टोटल नंबर इज 2 मिलियन। यानी कि यहाँ पर 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख स्पीशीज जस्ट एनिमल्स की जो है वो फाइंड की गई है, डिस्कवर की गई है, जबकि कोई 1/2 मिलियन यानी कि 5 लाख तक मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स जो हैं वो फाइंड किए गए हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड एमसीक्यू, a branch of biology that deals with the identification, nomenclature and classification of organism is called। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहां पर हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक ऑर्गेनिज्म दूं और उसको कहूं कि आप क्लासिफाई करें कि ये प्लांट है या एनिमल है, और अगर एनिमल है तो वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है, और अगर वर्टिब्रेट है तो किस में आता है, मैमल है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है। ठीक है, तो ये इनकी क्लासिफिकेशन या उसकी आइडेंटिफिकेशन जिनको अभी हमने डिस्कस किया, और उसके साथ साथ नोमेनक्लेचर यानी कि एक स्पीशी को, एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना। जैसे इंसानों को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है होमो सेपियंस का, फ्रॉग को कहा जाता है राना टेग्रीना, तो ये साइंटिफिक नेम्स हैं। उस साइंटिफिक नेम्स वाली भी जो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स को एक साइंटिफिक नेम देते हैं, उनके क्या रूल्स हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं, वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। अब तीसरा एमसीक्यूज भी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड ही है कि वो कौन सा बंदा, कौन सा साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, सो ही इज नन अदर देन लिनियस साहब। ठीक है, ये जो कार्ल्स लिनियस थे वो बेसिकली फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते हैं। उनका रीजन ये है कि इसने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की, इंक्लूडिंग जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, तो वो भी इन साहब ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। सो द करेक्ट आंसर इज द लिनियस। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यू है, इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन।
ठीक है। अच्छा, पहले-पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जब माइक्रोस्कोप इतनी एडवांस नहीं थी, जब जब हमें लिविंग थिंग्स की केमिकल कंपोज़िशन के बारे में इतना नहीं पता था, तो लिविंग थिंग्स को डेफिनिटली एक सिंपल मेथड से जो है वो क्लासिफाई किया जाता था, वो था मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्पीशी है, जिनकी जो है वो शक्ल डॉग से मैच करती है, तो उनको बस डॉग के ग्रुप में रख दिया। या एक ऐसी स्पीशी है जिनकी जो लाइक शक्ल है वो मंकी से मैच करती है, या एक ऐसी ऐसा एनिमल है जो कि मंकी से रिजेंबल करता है, तो उनको मंकी के ग्रुप में रख दिया। तो मॉर्फोलॉजी यानी कि जो उनकी बाहर की बनावट थी, जो उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, उनको देख के ही सिंपली लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई जो है वो किया जाता था। अच्छा, आज जो लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है, इसका तो ये मॉर्फोलॉजी है। अच्छा, आज जो क्लासिफिकेशन की जाती है लिविंग थिंग्स की, वो मॉर्फोलॉजी से भी बहुत आगे जा चुकी है। उसमें हम होमोलॉजी जो कि मॉर्फोलॉजी का ही हिस्सा है, और उसके अलावा जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, उसकी केमिकल नेचर, इन सभी चीज़ों को देखते हुए उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन होगा डी, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं जिनको क्लासिफिकेशन करते वक़्त जो है हम नज़रअंदाज नहीं करते, इनको कंसीडर करते हैं। अच्छा, 6 एमसीक्यू है, अ ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रीली रहें, अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली गुजार सकें, और जो है वो इंटरब्रीड कर सकें, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकें, अपने बच्चे पैदा कर सकें, तो हम ऐसे ग्रुप को नाम देते हैं स्पीशी का। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपने याद रखनी है, स्पीशी वो तो ठीक है कि स्पीशी हम ऐसी लिविंग थिंग्स को कहते हैं जो कि दिखने में एक जैसी हो, जो कि रिप्रोडक्शन करे, लेकिन एक और कंडीशन भी स्पीशी की डेफिनेशन पर अप्लाई होती है, और वो कंडीशन ये है कि हम किसी भी चीज को स्पीशी तब कहेंगे कि उनका जो ऑफ स्प्रिंग है वो खुद भी रिप्रोडक्शन कर सके, यानी कि जो स्पीशी रिप्रोड्यूस करके एक ऑफ स्प्रिंग पैदा करती है, उस ऑफ स्प्रिंग में भी एबिलिटी हो कि वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस करे, रिप्रोडक्शन कर सके। चलें जी, इसको थोड़ा आगे हम मूव करते हैं, और एमसीक्यू नंबर 7 है हमारे पास, एन इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर स्पीशी ही आंसर है। ईच स्पीशी possess इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, सो हेंस स्पीशीज आर इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट। ठीक है, स्पीशी की हर चीज जो है वो बिल्कुल अलग होती है, सेपरेट होती है, ये एक अलग किस्म का ग्रुप होता है लिविंग थिंग्स का, जो कि बाकी चीजों के साथ रिजेंबल कर भी सकता है, और बहुत सारी चीजों में रिजेंबल ना भी कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद 8th एमसीक्यू है, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज रिफर्स टू फाइलोजेनी। ठीक है। अच्छा, फाइलोजेनी हम कहते हैं उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। ठीक है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से ये मुराद है कि ये जो स्पीशी है, ये जो एक ग्रुप है लिविंग थिंग्स का, ये आता कहाँ से है, ये इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है, यानी कि इसके पीछे अगर हम जाएं, इसकी पूरी अगर हम हिस्ट्री देखें, तो वो जो है वो कहाँ पर मेच खाती हैं। तो बेसिकली फाइलोजेनी इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी को ही हम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अच्छा, इसका स्पीशी आंसर था, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 9 थे, द ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू लार्जर मोर इंक्लूसिव कैटेगरीज। अच्छा जी, एक चीज याद रखें कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पहले छोटे ग्रुप, फिर उससे बड़े ग्रुप, फिर उससे बड़े ग्रुप। जैसे क्लासिफिकेशन में जो सबसे छोटा यूनिट है वो स्पीशी है, और जो सबसे बड़ा यूनिट है वो कहलाता है किंगडम। ठीक है, टोटल 5 किंगडम है, आप जानते हैं। और ये जो पूरी रैंक्स हैं, स्पीशी से बढ़कर अगर हम आगे देखेंगे, ठीक है, फिर जीनस है, या फाइलम होता है, फिर किंगडम होता है, तो ये जो सारे एक रैंक्स हैं, इन रैंक्स को हम बेसिकली कहते हैं टेक्सा। प्लूरल में इसको टेक्सा कहते हैं, इन सारी रैंक्स को, और हर एक रैंक को सिंगुलर में हम कहते हैं टेक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्सा। अच्छा जी, अब हम 10th एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ब्रेक आ गया किसी वजह से। खैर, अभी 10th एमसीक्यू है हमारे पास, व्हिच टैक्सोनॉमिक टर्म में बी सब्स्टिट्यूट फॉर एनी रैंक इन द क्लासिफिकेशन। हमारी क्लासिफिकेशन में ना बहुत सारी रैंक्स होती हैं, जैसे कि स्पीशी है, ठीक है, फाइलम है, किंगडम है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, ये सारी की सारी जो है वो टैक्सोनॉमिक रैंक्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि हर एक टैक्सोनॉमिक रैंक को हम किस वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने बहुत सारे ऐसे कहें कि आपके पास अहमद है, रजा है, अमान है, ये मुख्तलिफ नाम है, तो आप इन सब नामों को एक नाम भी देख सकते हैं, बॉय। ठीक है, अहमद भी बॉय, रजा भी बॉय, अमान भी बॉय। तो इसी तरह क्लास हो, जीनस हो, फैमिली हो, स्पीशी हो, किंगडम हो, फाइलम हो, इन हर एक रैंक को आप टेक्सोन कह सकते हैं। ठीक है,
टेक्सॉन एक जर्नल टर्म है जो कि हर एक रैंक को हम दे सकते हैं। क्लियर? अच्छा, 11th एमसीक्यू है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन बिटवीन क्लास एंड फैमिली। ठीक है, क्लास और फैमिली जो दोनों एक टेक्सोनोमिक रैंक्स है, इनके बीच में जो रैंक है वो कौन सी आती है? दैट इज ऑर्डर। ठीक है, सो ऑर्डर इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है 12th एमसीक्यूज, ऑर्डर इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड, मतलब कौन से जो है वो टेक्सा मिलते हैं या कौन से टेक्सॉन के बाद ऑर्डर आता है? तो दिस इज एक्चुअली फैमिलीज, जो एक जैसी फैमिलीज होती हैं, ठीक है, जिन फैमिलीज की आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं, तो उन फैमिलीज को हम पुट कर देते हैं ऑर्डर के अंदर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फैमिलीज। ओके जी, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जहां पर आगे कुछ एमसीक्यूज हैं। ओके, सो 13th एमसीक्यू हमारे पास, ईच किंगडम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। आपको पता है कि क्लासिफिकेशन का जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है किंगडम। अब किंगडम को भी छोटे छोटे फर्दर ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, सब डिविजन्स में जो डिवाइड किया जाता है, उनको हम कहते हैं फाइलम। या ऐसे कह सकते हैं कि किंगडम के बाद जो सबसे बड़ी एक टेक्सोनोमिक रैंक है वो है फाइलम। ठीक है, फाइलम जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, और अगर बहुत सारे फाइलम होंगे तो उनको हम फाइलम नहीं बल्कि फाइला कहेंगे। ये सिंगुलर प्लूरल वाला चक्कर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बिगिनिंग विथ द स्मॉलेस्ट। अब अगर स्मॉलेस्ट से शुरू होकर लार्जेस्ट की तरफ कोई चीज जाए, ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन सी दिया गया है कि जो है स्पीशीज है, स्पीशीज के बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और फिर डायरेक्ट किंगडम दिया गया है, फाइलम नहीं दिया गया। बहरहाल सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 15 है हमारे पास, द क्लास ऑफ कॉर्न। अच्छा, ये अब वैसे आपके एमडी गेट से शायद इतना रिलेटेड नहीं है, बट दैट शुड बी इन योर नॉलेज कि क्लास क्या है कॉर्न की। ठीक है, अब कॉर्न आप जानते हैं हम किसको कहते हैं? जी मेज को कहा जाता है। तो एक्चुअली जो कॉर्न है उनकी जो क्लास है वो है मेज। अब आपको बताने वाली बात जो थी वो ये थी कि एक जो साइंटिफिक नेम होता है ना, वो साइंटिफिक नेम बनता है जीनस और स्पीशी से। ठीक है, जीनस और स्पीशी मिलकर एक साइंटिफिक नेम बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है, इंसानों का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। अब यहाँ पर जो होमो है वो हमारी क्या है? जीनस है, और जो सेपियंस है वो हमारी क्या है? स्पीशी है। और जीनस और स्पीशी को मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं? साइंटिफिक नेम। ये रूल आपने याद रखना है। दूसरा रूल ये है कि जो जीनस है उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और स्पीशी के नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। तो ये दूसरा रूल है। अब ये रूल्स हैं किसके? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एक ऐसा सिस्टम जिनके जरिए हम जानदारों को साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नाम देते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा शोर शायद आपको आ रहा हो, तो ये गली से आता रहेगा, प्लीज आप इनके साथ थोड़ा कंप्रोमाइज कर लें। चलें जी, 16th एमसीक्यूज है, द मेंबर्स व्हिच कैटेगरी रिजेंबल्स मोर विथ वन अनदर। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखें कि जितनी एक छोटी टेक्सोनोमिक रैंक होगी उनके मेंबर्स में उतनी ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी। ठीक है, जैसे कि अभी आप एक स्पीशी उठाएं, स्पीशी यानी कि इंसानों की स्पीशी, तो उस स्पीशी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इंसान हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी खसूसियात होंगी जो आपस में मैच करेंगी। जबकि अगर आप पूरे एक एनिमल किंगडम को देखें तो वहां पर इंसानों के अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका आपस में कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं होती इतनी ज्यादा। ठीक है, तो जितनी छोटी टेक्सोनोमिक रैंक होगी उनके बीच सिमिलरिटीज उतनी ज्यादा होंगी, और जितनी बड़ी टेक्सोनोमिक रैंक होगी उनके बीच डिससिमिलरिटीज उतनी ही ज्यादा होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, यानी कि मेंबर्स ऑफ लोअर कैटेगरीज जो है उनके अंदर रिजेम्बलेंस या सिमिलरिटीज या सेम फीचर्स ज्यादा होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश? देखें इन सबके नामों में फिश तो लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट फिश। फिशेस जो है वो वर्टिब्रेट्स होती हैं, लेकिन ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो स्टार फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, दिस ऑल आर नॉट एक्चुअली फिश, वो फिश नहीं है। द कॉमन नेम ऑफ एलियम सीपा। ठीक है, एलियम सीपा एक्चुअली जो प्याज होती है, ऑनियन, उसको उसका एक साइंटिफिक नेम है। जैसे इंसानों का होमो सेपियंस है, तो एलियम सीपा जो है वो प्याज जो है, ऑनियन, उसका साइंटिफिक नेम है। सिंधी में बसर जो सिंधी नालो है। ओके,
अच्छा 19 है, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। अच्छा अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो साइंटिफिक नेम है वो किन वर्ड्स का बना हुआ होता है, सो एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ जीनस एंड स्पीशी, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये अभी हमने यहाँ पर भी समझा। अच्छा 20th एमसीक्यू है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये कौन से साहब है जिन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि एक हर एक जानदार का एक अपना साइंटिफिक नाम हो जिनसे वो पहचाना जाए, जो कि हर लैंग्वेज के अंदर सेम हो, ठीक है। सो ही वाज नन अदर देन लीनियस साहब, कार्ल्स लीनियस, और जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, कार्ल्स लीनियस। अच्छा जी, इन 21th एमसीक्यू, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट नेम रिफर्स टू, तो अभी मैंने बताया दो वर्ड से मिलकर एक साइंटिफिक नाम बनता है, पहला जो होता है वो जीनस, दूसरा स्पीशी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है जीनस, ठीक है। कार्ल्स लीनियस प्लेस्ड बैक्टीरिया इन किंगडम, देखें कार्ल्स लीनियस साहब ने दी थी दो किंगडम क्लासिफिकेशन, और दो किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग थिंग्स के दुनिया के अंदर उनको सिर्फ दो ग्रुप्स में, दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, एक था प्लांट किंगडम, दूसरा था एनिमल किंगडम। अब जो जिनके अंदर मोस्टली सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमल किंगडम में रखा गया, और जिनके पास सेल वॉल थी उनको रखा गया प्लांट किंगडम में। तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया में जो है वो सेल वॉल होती है, तो इसलिए बैक्टीरिया को रखा गया था प्लांट किंगडम में। सो प्लांट इज द करेक्ट ऑप्शन। इन 1866 अर्नेस्ट हैकेल डिवाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू, तो अर्नेस्ट हैकेल साहब ने जो है 1866 में जो क्लासिफिकेशन दी थी वो उस वक्त थी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और उन्होंने जो न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम था प्रोटिस्टा, ठीक है। पहले था प्लांट और एनिमल किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, और जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल साहब ने प्रोड्यूस की उनके अंदर थे तीन किंगडम्स, और उनके अंदर जो न्यू किंगडम था वो था प्रोटिस्टा। द टर्म प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा अब ये चीज आप याद रख लें कि ये जो हम डिफरेंस करते हैं ना दो सेल्स के बीच में, कि एक यूकैरियोटिक है और एक प्रोकैरियोटिक है, एक के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है दूसरे के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, तो ये बेसिकली जो टर्म है, ये जो लफ्ज है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये किस साहब ने दिया था, ही वाज कैटन साहब, ठीक है, ये उनका नाम है, बस आप याद रख लें। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, अभी हम आगे चलते हैं। होप सो ये जितने भी एमसीक्यूज अभी हमने 24 कवर किए हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इनको आप साथ ही साथ मेमोराइज भी करते चलें। होप सो इनमें से कुछ रिपीट भी हो सकते हैं एमटी गेट में, और अगर नहीं भी हुए तो इससे सिमिलर ही आ सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। ओके 25 एमसीक्यूज है, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फंजाई फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा वो क्या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फंजाई को बाकी लिविंग थिंग्स से अलग बनाते हैं, तो ये सारे के सारे ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फंजाई के अंदर ही होते हैं, बाकी चीजों के अंदर नहीं होते। पहली चीज है उनके अंदर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वो किसी भी फूड पार्टिकल को बॉडी के बाहर ही ब्रेक करता है और उसके बाद उनको एब्जॉर्ब करता है। उनके अंदर सेल वॉल भी होती है जो कि चिटिन की बनी हुई होती है, और उनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस होती है जिनको न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं, तो ये ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस। द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा आज जो मोस्ट एडवांस क्लासिफिकेशन का सिस्टम है यू नो दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनको जो आजकल बहुत पॉपुलर है या जिनको अभी फॉलो किया जाता है, और वो दिया था रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर साहब ने। द विटेकर इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following mode of nutrition was used by Robert Whittaker for the classification? अच्छा क्लासिफिकेशन के लिए रॉबर्ट विटेकर ने कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो वो एक्सप्लेन किया, तो ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं। फोटोसिंथेसिस का मोड प्लांट्स के अंदर होता है, एब्जॉर्प्शन का मोड अभी हमने समझा फंजाई के अंदर होता है, और इंजेक्शन का मोड होता है एनिमल्स के अंदर। सो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा एमसीक्यू 28 है, विटेकर प्लेस्ड यूकैरियोटिक प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन, अच्छा रॉबर्ट विटेकर ने ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक थे बट यूनिसेलुलर थे, तो उनको किस किंगडम में रखा, तो उन्होंने उनको रखा था प्रोटिस्टा में, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम में। अच्छा 29 एमसीक्यू है, इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम developed by Whittaker, the members of kingdom Plantae are autotrophic, eukaryotic and, अच्छा जो प्लांट किंगडम है उनके अंदर ये खसूसियात होती हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, वो यूकैरियोटिक भी होते हैं, उसके अलावा उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो डेफिनेटली दे आर मल्टी सेलुलर, प्लांट्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइव किंगडम सिस्टम प्रोपोज्ड बाय मार्गुलस एंड श्वार्ट इज नॉट टेस्ट ऑन, तो जो बेसिकली मार्कुलस और श्वार्ट्ज ने ये फाइव किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने जस्ट मॉडिफाई किया था कुछ चीजों को जो कि रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन दी थी, तो उन्होंने जो है वो किन चीजों को नजर में रखा और किन को नहीं रखा, तो उन्होंने बाकी सारी चीजों को कंसीडर किया एक्सेप्ट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, उन्होंने इस चीज को कंसीडर नहीं किया था। देन आगे चलते हैं।
31 which scientist used cytology genetics and organelles of symbiont origin along with the mode of nutrition for classification। तो ये अभी जो हमने पढ़े वही है, मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज। न्यूक्लिक एसिड को छोड़कर उन्होंने बाकी सारी तरीके इस्तेमाल किए थे जानदारों को क्लासिफाई करने के लिए। मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज नेम्ड रीनेम्ड प्रोटिस्ट ऑफ विटेकर एज। अच्छा, अब ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जो मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज थे जिन्होंने मॉडिफाई किया विटेकर की क्लासिफिकेशन को, तो उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा का नाम बदलकर क्या रखा? तो उन्होंने रखा प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा से हटकर उन्होंने क्या रखा? प्रोटोक्टिस्टा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा जी, 33 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एंसेस्टर ऑफ ऑल अदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा किंगडम है या किस किंगडम के मेंबर जो हैं वो बहुत ही पुराने टाइप के हैं या जिनसे बाकी जानदार इवॉल्व हुए हैं? तो वो इन सब में से जो है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म बहुत पुराने टाइप के हैं। वेका इज अ लैटिन वर्ड मीन्स। ठीक है, तो वेका एक लातिनी जबान लैटिन वर्ड है जिनका मतलब है काऊ। ठीक है, ये जब हम वैक्सीन वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वैक्सीन वर्ड बेसिकली यहाँ से आता है, वेका से, काऊ से। अच्छा, 35 इन अर्लियर डेज पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज एंड डेथ वाज जनरली रिफर्ड एज। अच्छा, शुरू में क्या होता था कि वायरस नहीं बल्कि कहा जाता था कि ये कोई पॉइजनस चीज है जो कि बीमारी फैला रही है, जो कि बीमार कर रही है, और उनको वायरस कहा गया। ठीक है, बाद में जब रिसर्च वगैरह हुई तो बाकी चीजें सामने आई कि वायरस की असल हकीकत क्या है। सो वी आर डन विद 35 एमसीक्यूज। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 36 जो है वो कहता है विच इज नॉट ट्रू फॉर वायरस। वायरस के लिए कौन सी चीज जो है वो गलत कही गई है? ठीक है, तो ये सिंपल चीज है, आपको ऊपर से नजर आ रही होगी, लिविंग आउटसाइड द होस्ट। आप जानते हैं कि जो वायरस है वो होस्ट के बिना कुछ भी नहीं है। होस्ट के अंदर अगर वो प्रेजेंट है देन डेफिनेटली इट इज कंसीडर्ड एज लिविंग, एज फंक्शनल। लेकिन अगर वो होस्ट के बाहर है तो वो इनएक्टिव है या इक्विवेलेंट टू एक डेड बॉडी है। सो दिस इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। The first infectious viral disease against which effective preventive measure was developed। ठीक है, मतलब पहली डिजीज ऐसा कह सकते हैं जिनके खिलाफ हमने वैक्सीन बनाई या जिनका हमने इलाज बनाया तो वो थी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स है वो जब आप वैक्सीन वाली जो फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की गई थी सर एडवर्ड जेनर के द्वारा, तो वो जब आप टॉपिक स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा। 38 एमसीक्यू है, एन एजेंट फॉर रेबीज। अब कौन सा यहाँ से एजेंट है जो रेबीज को कैरी करता है? मोस्टली आप में से लोग कहेंगे कि डॉग्स, पर डॉग्स नहीं है। ये सारे ऑप्शन ही ठीक है, फॉक्स भी, कैट्स भी, ये सारे रेबीज को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, 39 है, अनसीज फिल्टरेबल एजेंट्स ऑफ डिजीज। ठीक है, ऐसे एजेंट्स ऑफ डिजीज, ऐसे पैथोजेंस जो कि फिल्टर नहीं हो सकते, अनफिल्टरेबल हैं, वो कहलाते हैं वायरसेस। ठीक है। अच्छा, 40 है, द फर्स्ट वायरस टू बी आइसोलेटेड इन क्रिस्टल फॉर्म बाय स्टेनली। स्टेनली साहब ने जो सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, सेपरेट किया था, आइसोलेट किया था, वो था टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि प्लांट में हो रहा था। 41 एमसीक्यू है, व्हिच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। अब इन सब में से वायरस का कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दे कैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो वो खुद नहीं बना सकते एक्चुअली, वायरस खुद इस चीज को नहीं बना सकते, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को। उनको एक होस्ट बॉडी की नीड होती है। उनके पास ऐसे कहें कि उनका मेथड तो होता है, एक रेसिपी तो होती है, लेकिन उनका जो किचन है या उनका जो जरूरत का सामान है वो एक होस्ट बॉडी के अंदर ही होता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। An isolated virus is not considered living since it cannot metabolize। अच्छा, वो इसलिए, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक वायरस जो कि बॉडी से बाहर है, ये जो कि आइसोलेटेड है, ठीक है, तो उसको हम लिविंग क्यों नहीं कहते? तो उसकी एक ही वजह है कि वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता आउटसाइड द होस्ट बॉडी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 43 पर आते हैं, द एंजाइम इन्वॉल्व इन वायरल रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, बाय द होस्ट सेल। यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो कि वायरस की रेप्लिकेशन, जिनके जरिए वायरस अपने न्यूक्लिक एसिड को जो है वो कॉपी करता है, वो होस्ट की बॉडी के अंदर ही बनते हैं। अच्छा, 44 वो कहलाता है, द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरॉन। ऐसा पार्टिकल जो कि मैच्योर है, जो कि इन्फेक्शियस है, बीमारी दे सकता है, उनको हम वायरॉन कहते हैं। देन अ वायरॉन इज अ, ठीक है, तो वायरॉन को हम वायरस भी कह सकते हैं। एंड 46 से डिफाइन शेप ऑफ अ वायरॉन।
is because of, अच्छा definite shape of virus, sorry definite shape of virus is because of, it is because of the capsid, ठीक है, उनका जो प्रोटीन कोट होता है बाहर का, उनकी वजह से उनको एक डेफिनेट शेप होता है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, 47 एमसीक्यूज पर चलते हैं अभी हम। ओके, 47 है द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस व्हिच बिलोंग्स टू द होस्ट सेल, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है वायरस के पास जो कि उसको अपना नहीं होता, वो होस्ट का लेके आता है, दैट इज एनवेलप। कभी कभी जो वायरसेस हैं, जब वो एक डैमेज करके होस्ट को उनकी बॉडी से बाहर आते हैं, तो उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह का हिस्सा लेके आते हैं, उनके बाहर होता है, जिनको हम एनवेलप कहते हैं। मैच्योर नॉन एनवेलप्ड वायरस कंसिस्ट ऑफ, तो जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस हैं वो बने होते हैं जीनोम और कैप्सिड से, ठीक है। उनके पास जो है वो बाहर वाला प्रोटीन कोड होता है जो कि कैप्सिड का बना हुआ होता है, और उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है जीनोम है, तो वो उनके बने हुए होते हैं। 48 इज द करेक्ट ऑप्शन। 49 एमसीक्यू है वायरल जीनोम इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। वायरल जीनोम जो है वो कंपोज्ड होता है डीएनए से या आरएनए से, मतलब उनके अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों नहीं होते। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, प्रियोन इज एन, प्रियोन क्या है? सो प्रियोन इज ए इन्फेक्शियस प्रोटीन ओनली, ऐसी प्रोटीन जो कि बीमारी वगैरह पैदा करे, उनको हम प्रियोन कहते हैं। अच्छा जी, 51 में है द लाइटिक एजेंट्स दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल कॉलोनीज, ठीक है। तो वो बेसिकली वायरसेस हैं कि ऐसे एजेंट्स जो बैक्टीरियल कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय करें, उनको किल करें, तो वो वायरसेस ही होते हैं, ठीक है। और वो बैक्टीरियोफेज होते हैं, आपको पता है। 52 है वो है द वर्ड बैक्टीरियोफेज वाज यूज्ड बाय, तो सबसे पहले जो है वो वर्ड बैक्टीरियोफेज यूज किया था डी हैरली ने। अच्छा जी, 53 पर अभी हम मूव करते हैं। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज दैट रिजेंबल्स टेडपोल, अच्छा टेडपोल जो है आपको पता है कुछ इस तरीके का वायरस होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन किस चीज का स्ट्रक्चर है जो उनके साथ रिजेंबल करता है, तो वो T4 फेज जो होता है उनका शेप टेडपोल से रिजेंबल करता है। अच्छा, 54 एमसीक्यू है यहाँ पर, थोड़ा मैं इसको सेट कर लूँ। या अच्छा, 54 एमसीक्यू है हमारे पास। Tail fibers are attached to which one of the following component of tail? Tail का वो कौन सा हिस्सा है जिनके साथ tail fibers attached होते हैं? They are actually end plate. End plate एक ऐसा स्ट्रक्चर है tail के अंदर जहां पर fibers attach होते हैं। अच्छा, adsorption means क्या होता है? एड्सॉर्प्शन मीन का मतलब होता है अटैचमेंट। जब वायरस किसी होस्ट सेल से अटैच होता है तो उसको एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। 56 एमसीक्यू है द स्ट्रक्चर इंजेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल इज डीएनए, ठीक है। लाइटिक साइकिल के दौरान जो बैक्टीरियोफेज एक स्ट्रक्चर इंजेक्ट करता है, डाल देता है एक बैक्टीरियोफेज के अंदर, एक बैक्टीरिया के अंदर, वो एक्चुअली कहलाता है डीएनए। 57 एमसीक्यू है नंबर ऑफ न्यू बैक्टीरियोफेजेस रिलीज्ड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल आफ्टर 25 मिनट्स इज 200, ठीक है। जब वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेल को, तो कोई न्यू 200 बैक्टीरियोफेजेस जो है वो निकलते हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और 58 एमसीक्यू से कैरी ऑन करते हैं। अच्छा जी, 58 एमसीक्यू है इन द लाइटिक साइकिल द होस्ट डीएनए इज रेप्लिकेटेड, ठीक है। जो होस्ट का भी डीएनए होता है उनको भी रेप्लिकेट किया जाता है किस साइकिल के अंदर? पूछा जा सकता है लाइटिक के अंदर या लाइसोजेनिक के अंदर, दैट इज लाइटिक साइकिल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 59 है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रोफेज टू स्टार्ट लाइटिक साइकिल इज कॉल्ड, सो दैट ऑप्शन इज लाइसोजेनी। लाइसोजेनी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्रोफेज है वो लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। लाइसोजेनी इज द करेक्ट वन। 60 एमसीक्यू है इन द लाइसोजेनिक साइकिल द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो क्या करता है? ज्वाइन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है, तो ये एक करेक्ट है। 61 है द स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, ठीक है, जो कि ट्रू नहीं है? दैट इज वायरस नॉट रिलेटेड टू इन्फेक्शियस वायरस कैन अटैक। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट to infection by the same or related phages. The phage that cause lysogeny is called temperate or lysogenic phage, ठीक है। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जिनसे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हैं, तो वो बैक्टीरिया पर अटैक नहीं कर सकते। अच्छा, 62 है वायरस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन,
तो वायरस की क्लासिफिकेशन हम किन पैरामीटर्स को नज़र में रखते हुए करते हैं, तो वो मार्फोलॉजी हो सकती है, उनकी लाइफ साइकिल भी हो सकती है, उनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है कि आरएनए है, इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, अच्छा, और बी भी ठीक है। ठीक है, लाइफ साइकिल को अगर हम कंसिडर ना भी करें तो ए बी दोनों ठीक है। अच्छा, पोलियो वायरस जो होता है उनका शेप कैसा होता है, तो उनका शेप होता है स्फेरिकल, यानी कि कुछ गोल गोल टाइप। 64 एन एंशिएंट डिजीज कास्ड बाय डीएनए एनवेलप्ड वायरस, ऐसी बीमारी जो कि डीएनए की वजह से होती थी, एनवेलप्ड वायरस की वजह से, और बहुत पुराने दौर में, ठीक है, आज से कोई 800-900 साल पहले, तो वो थी एक्चुअली स्मॉल पॉक्स। अबाउट 60% ऑफ एडल्ट आर इम्यून टू दैट दिस डिजीज, किस डिजीज से जो है वो 60% एडल्ट या पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, या ऐसे कहें कि इम्यूनाइज्ड है, तो वो डिजीज जो है वो है मम्स। ठीक है, अच्छा, 66 एमसीक्यू है, डिजीज कास्ड बाय द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस। ठीक है, सबसे छोटा वायरस जो कि बीमारी काज करता है, जो जिस बीमारी के बारे में हमें पता है, वो है पोलियो। अच्छा, 67 है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीट्रोवायरस। रीट्रोवायरस के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि एनिमल वायरस दैट पॉजेस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी रीट्रोवायरस को जो है वो एक्सप्लेन करता है। अच्छा, पजेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एक एंजाइम है जो कि इनके अंदर होता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है इनमें, और काज ट्यूमर्स, वो ट्यूमर्स भी काज कर सकते हैं, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एड्स वायरस हेज, जो एड्स का वायरस है, ठीक है, यानी कि जो एचआईवी वायरस है, उनके अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये उनका जीनोम है। अच्छा जी, अब हम लास्ट पेज पर मूव करते हैं, जिनके अंदर आकर 82 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हमारा मेन टारगेट था। तो ओके, 69 एमसीक्यू, द वायरस दैट हैव स्पेसिफिक विद द हेल्प ऑफ व्हिच दे कैन कन्वर्ट आरएनए टू डीएनए, यानी कि ऐसा वायरस जिसके अंदर ये एक खास बात है कि वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो रीट्रोवायरस है। ठीक है, उसके बाद द वायरस दैट कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स, ठीक है, जो कि नॉर्मली सेल्स होते हैं उनको कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो भी रीट्रोवायरस ही है। और इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को डेवलप ड्यू टू, तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जिस वायरस की वजह से, जिस बीमारी की वजह से, वो एड्स है, आपको पता है, ये पूरा टॉपिक है अब एमडी गेट के सिलेबस में। एचआईवी इन्फेक्ट, तो एचआईवी हमारे किन टाइप के सेल्स को मेनली इन्फेक्ट करता है, तो वो हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, जो कि इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उनको इन्फेक्ट करते हैं। एड्स इज ड्यू टू, एड्स किस लिए होती है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, जब उनके नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि एचआईवी उन पर अटैक करता है। अच्छा, 74 एड्स स्प्रेड बाय, एड्स क्यों स्प्रेड होती हैं, तो ये सारा जो है वो उनके रीजन से, होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, इमोर्टल वे ऑफ लाइफ, इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस, मतलब ऐसा है कि लाइक अनप्रोटेक्टेड सेक्स की जा रही है, या उसके अलावा जो स्टरलाइज्ड सामान नहीं यूज किया जाता सर्जरी वगैरह में, या एक ही नीडल बार बार यूज की जाती है, एक ही सिरिंज बार बार यूज की जाती है, तो इनसे क्या होता है, एड्स फैलता है। अच्छा, 75 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एड्स, ऐसी कौन सी बात है यहाँ पर जो कि एड्स के हवाले से गलत है, तो वो है हेपाटाइटिस ए वायरस। ठीक है, डेफिनेटली उनका एड्स से तो कोई वास्ता नहीं, अलग चीजें हैं। हेपाटाइटिस इज कास्ड बाय, ठीक है, तो हेपाटाइटिस एक्चुअली एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है। बस ये पूछा जाता है तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, या कोई और ऑप्शन होगा, तो आप याद रखें, हेपाटाइटिस वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है। द हेपाटाइटिस फॉर्मली काज्ड इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस का वो कौन सा टाइप था जिनको इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस भी कहा जाता था, यानी कि वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैल सकती है, इट वाज हेपाटाइटिस ए। 78 एमसीक्यू है, द सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपाटाइटिस, ठीक है, तो सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपाटाइटिस का जो है वो है हेपाटाइटिस बी। ठीक है, द वायरस फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड द फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसा वायरस जो कि एक बंदे के फीसेस से, जो कि उसका अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है बॉडी से, उनके जरिए ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो है हेपाटाइटिस ई, उनका वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। एटीएमसीक्यू है, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर हेपाटाइटिस सी, ठीक है, तो वो है हेपाटाइटिस सी वायरस। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके, पिक्स आर रिजर्वॉयर टू, पिक्स जो है वो किस चीज के रिजर्वॉयर हैं, या उनके अंदर कौन सा वायरस होता है, किस बीमारी का वायरस होता है, तो वो है हेपाटाइटिस ई।
और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट एमसीक्यू है हमारे पास, ठीक है, वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर, यानी कि कौन सा हेपाटाइटिस का टाइप है जिनके लिए हमारे पास वैक्सीन अभी अवेलेबल है या जिनको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाया है, तो वो है हेपाटाइटिस बी वायरस। इनके खिलाफ वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। सो थैंक यू dear viewers, future doctors. We will be together in the next MCQs lecture of an other chapter. ठीक है, ये पहला चैप्टर है एमडी केट सिलेबस का, एसएलयूआर लाइव, जिनके हमने एमसीक्यू डिस्कस किए, कोई 80 और मोर देन 80। बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम कमिंग वीडियोस में कवर करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर स्टडी, prepare yourself for the MD केट। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।